हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई को अपना जो है कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, आप सभी के जो एग्जाम डेट बहुत नजदीक आ चुका होगा। आप लोग सोच रहे होंगे जो हम कैसे तैयारी करें। तो आप लोग जो तैयारी करने के लिए जो बिल्कुल जो है आणकी जो है टेंशन न लें। ठीक है, तैयारी हम आप सभी के बीच बहुत ही जो है जोरदार क्वेश्चन लेके आए हैं। आणकी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न, महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो क्रैश कोर्स में कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आप सब आन के हमसे जुड़ जाइए। हम आप सभी को जो गारंटी देते हैं कि आप सभी का जो है जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, चाहे जो लघु या फिर मान की जो दीर्घ, पूरा बढ़िया से कंप्लीट कराएंगे और चैप्टर वाइज कंप्लीट कराएंगे। जो अधिकतर क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो बार बार एग्जाम में पूछाए थे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले बिना लेट किए हुए हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री में क्या है, चैप्टर 2 जिसका नाम है बिलियन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सोल्यूशन। इसका जो है आणकी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं। और महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मूलरता क्या है। ठीक है, अब देखिए मूलरता क्या है, इसको बढ़िया से जानकारी देते हैं। इसमें लिखा गया प्रश्न में कि मूलरता क्या है, लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में ऐसे लिखना हम लोग को उत्तर में कि प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मूलरता कहलाते हैं। इनकी प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलेय में मोलों की संख्या मूलरता कहलाती है। इसको नोट में क्या लिखे, नोट में लिखे हैं कि यह ताप द्वारा प्रभावित होता है। इनकी जो मूलरता है यह ताप द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, लिखा कि मूलरता जो है विलेय की मोलों की संख्या बटा विलेय का आयतन, यानी कि मूलरता का सूत्र क्या है, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। ये क्या है, इसका जो है सूत्र है। ठीक है, तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या को n गुना 1000 लिखेंगे। और देखिए मूलरता यानी कि विलेय का आयतन, इसको लीटर में भी और यानी कि भी देखिए विलेय का आयतन जो हम लोग आयतन को भी से सूचित करते हैं और ये किसमें होना चाहिए, एमएलए में होना चाहिए। ठीक है, एमएलए में होना चाहिए। इसका सूत्र आ गया जो है मूलरता का सूत्र, इसको देख लीजिएगा। ठीक, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए मूलरता है क्या, यानी कि पूछ रहा है इसमें प्रश्न दूसरा में कि मूलरता है क्या। ठीक है, या फिर मूलरता क्या है, ऐसे प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। तो मूलरता क्या है, तो 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या मूलरता कहलाती है। 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मूलरता कहलाती है। ये देखिए मूलरता कहलाती है। नोट में ये ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए इसमें नोट में इसलिए लिखा है कि जो है आणकी जो मूलरता है यह ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए प्रश्न आप लोग को जो है यानी कि फंसा सकता है कि जो है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। दे देगा मूलरता दे देगा। ठीक है, मूलरता दे देगा, मूल प्रवाही दे देगा और जो है क्या दे देगा, वो दे देगा जो है मूलता। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि मूलता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो याद रखना कि मूलता जो ताप द्वारा प्रभावित मूलता। ठीक है, मूलता क्या ताप द्वारा प्रभावित, देखिए लिखा ये ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो इस चीज को याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए मूलता का सूत्र क्या है, तो मूलता का सूत्र होता है यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक। क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक। अब देखिए इसको जो है यानी कि विलेय की मोलों की संख्या n है, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या को n से सूचित करते हैं। अब देखिए यानी कि जो है इसमें हमको 1000 में लेना है। ठीक है, और इसका जो विलायक यानी कि W2 मान लिए, और जो केजी होना चाहिए किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, और इसलिए इसका जो 1000 में दे दिए। अब देखिए जो m है ना, यानी कि इसका जो मूलरता है, देखिए मूलरता को हम लोग m से सूचित करते हैं और ये जो दिख रहा है ये मूलरता का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से प्रश्न तीसरा दिया गया जो बार बार एग्जाम में इसको दोहरा रहा है कि मोल प्रभाज क्या है, इसको आने के बढ़िया से फिर इसका मोल प्रभाज का परिभाषा लिखिए। इससे आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोग लिखना है कि उत्तर में कि विलियन में विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या फिर मोल अंश कहते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इसको कहना है जिसे हम लोग जानते हैं कि जो है बिलियन बराबर क्या होता है, यानी कि जो है विलेय प्लस विलायक होता है। क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। ठीक है, अब ध्यान से इसमें बोल रहा है कि जो है विलेय, इसमें बोल रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है कि बिलियन में विलेय तथा विलायक, विलियन में विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलेय तथा विलायक के जो मोलों की संख्या यानी कि मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या के अनुपात, देखिए मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित, इसमें बोल रहा है कि बिलियन में विलेय देखिए बिलियन में विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में
कुल मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं कि अनुपात को मोल प्रभाव या फिर मोल अंश कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यह लिखा कि विलयन में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव या फिर मोल अंश कहलाते हैं। देखिए मोल 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 प्रभाव या फिर मोल अंश, इसको जो है दो होता है, एगो विलय के सूत्र होता है, एगो क्या होता है विलायक के सूत्र। तो विलय के सूत्र क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और एक्स भी हो जाएगा विलायक का। ठीक है, देखिए एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा विलायक का, ये हो जाएगा विलय का, दोनों का अलग अलग सूत्र होता है। ठीक है, इसको जो है तो आप लोग इतना अगर समझ में आए तो पहले आप लोग इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, तब 2 मिनट में हम आप लोग को फिर लिख के समझाते हैं, पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। ठीक है, लिख नोट कीजिए फटाक से। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जो है महत्वपूर्ण यानी कि प्रश्न नोट कर लिए होंगे। ठीक है, हम देखिए यानी कि उसमें से तीसरा प्रश्न बता चुके हैं। ठीक है, यानी कि तीन जो है 3 क्वेश्चन उसमें करा चुके हैं। आप देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है कि आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट है, यानी कि बोल रहा है कि जो है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो है उत्तर में हमको लिखना है कि आदर्श विलयन वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। कि बोल रहा है कि वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, तो वे यानी कि वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे यानी कि अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ कि जो है यानी कि जो आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें, तो लिखेंगे आदर्श विलयन वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। जैसे P1 बराबर P1 यानी कि P1 नॉट x1, P2 बराबर P2 नॉट x2। देखिए अनादर्श विलयन क्या है, वे विलयन यानी कि वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श विलयन कहा जाता है। जैसे P1 यानी कि बराबर इक्वल टू नॉट P1 नॉट x1, जैसे P2 इक्वल टू नॉट P2 यानी कि P2 नॉट x2, ये बराबर नहीं, इसलिए यानी कि सभी राउल्ट के नियम का जो पालन नहीं करता वो अनादर्श विलयन कहलाता है। अब देखिए ये प्रश्न का जो जान के हल करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो जान के 5वां प्रश्न दिया गया, क्या दिया गया उसको बढ़िया से देखते हैं, फिर उसको जो है समझाते हैं। लिखा कि परासरणी दाब से आप क्या समझते हैं, पूछ रहा है कि परासरणी दाब से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि विलयन पर आरोपित हुआ बाह्य दाब। ठीक है, यानी कि विलयन पर आरोपित हुआ दाब जिससे यानी कि विलयन का वाष्प दाब बढ़कर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के समान हो जाता है, जिससे परासरणी दाब यानी कि कहा जाता है। देखिए परासरणी दाब किसे कहते हैं, या फिर उससे आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा लिखे। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसको सिर्फ जो है घुमाकर उसको दिया जाता है। तो आप लोग को लिखना है कि विलयन पर आरोपित हुआ वायदा, यानी कि जो विलयन पर है, ठीक है, इस पर विलयन है, इस पर आरोपित वायदा। ठीक है, इस पर देखिए, इस पर जो आरोपी यानी कि इस पर जैसे हम बोल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं ना इसमें, आज देखिए इसे क्या बोल रहा है कि विलयन पर आरोपित हुआ दाब, यानी कि विलयन है, इस पर आरोपित हुआ दाब। ठीक है, जिससे बयान के विलयन का वाष्प दाब, जिससे जो विलयन है इसमें जो विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, बढ़कर शुद्ध विलायक, जिसमें जो शुद्ध विलायक जो मिलाएंगे हम लोग, ठीक है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के समान हो जाता है। इसमें जो शुद्ध विलायक है उसके वाष्प दाब के क्या होता है, समान हो जाता है, जिसे हम लोग प्रसरणी दाब कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रसरणी दाब कहा जाता है। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहा है प्रश्न नंबर 6 में कि समपरासरणी विलयन क्या है, कि समपरासरणी विलयन क्या है। तो आप लोग को इसको जवाब देना है कि वैसे दो विलयन जिनका परासरणी दाब आपस में समान हो उसे समपरासरणी विलयन कहा जाता है। इसमें बोल रहा है कि वैसे दो विलयन जिनका समपरासरणी दाब यानी कि समान हो उसे हम लोग क्या करते हैं, समपरासरणी विलयन कहा जाता है। जिसका बोल रहा है परासरणी दाब जो है समान हो उसे हम लोग समपरासरणी विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर केस 1 में देखा जाए तो केस 1 में क्या बोल रहे हैं, केस 1 में जैसे पाई 1 जो है, पाई 1 किसके बराबर, केस 2 पाई 2 के बराबर है, यानी कि दोनों के परासरणी दाब, दोनों के जो परासरणी दाब है बिल्कुल समान है, तो इसको बोलते हैं समपरासरणी दाब। क्या कहते हैं, समपरासरणी दाब। तो देखिए आप लोग इसे नोट कर लिए, ठीक है, और आप लोग नोट कर लिया, अगर बढ़िया से समझ में आएगा तो आप लोग जो है यानी कि इसको लाइक कीजिएगा और जो है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, उसको एडिट करना, उसको जो है बढ़िया से यानी कि जो है
वीडियो बनाना, ठीक है। तो ये एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता होगा, मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार तरीके से आके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।